वेन आरेख से स्टार्ट करते हैं और ये आरेख हमारे सामने है। अलग अलग कंपनी के लैपटॉप बताए गए हैं जिनके यूजर हैं। एचपी के कुल यूजर निकालने हो तो इन चारों को जोड़ो। अगर सोनी लैपटॉप यूज करने वाले कुल यूजर निकालने हो तो 56, 12, 6, 10 को जोड़ो। और अगर ये वाले लोग निकालने हो, जो लोग सोनी और डेल दोनों ब्रांड के लैपटॉप का उपयोग करते हैं, तो सोनी और डेल दोनों का प्रयोग करते हो, तो आप अगर यहां जल्दबाजी में ये आंसर देते हैं ना 10, तो गलत आंसर है आपका। कि सोनी और डेल दोनों के लिए दोनों का कॉमन लेंगे, ये नहीं होगा। सही आंसर इसका होगा 16, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया कि सोनी और डेल, अगर यहां जैसे केवल कह देता ना तो आपका आंसर 10 में से हो जाता कि केवल सोनी और डेल का ही प्रयोग करते हो, तब 10 सही होता। मगर केवल तो नहीं कहा, यहां पर कहा जो लोग सोनी और डेल का प्रयोग करते हैं, तो वो 10 तो है ही, मगर इन 6 लोगों को भी, 6 लोगों के पास भी सोनी और डेल का लैपटॉप है। तो यहां पर आंसर 10 में 6 जोड़ करके आंसर होगा 16। अब ऐसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बार जब हम रिपीट करेंगे क्लास में, फिर पेपरों में, तो कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ही। तो एक और क्वेश्चन पे आओ, देखो इस क्वेश्चन में कहा कि अलग अलग तरह के डायग्राम अलग अलग लोगों को निरूपित करते हैं। जैसे वृत्त है जो महिलाओं को निरूपित करता है, त्रिकोण है जो विवाहित लोगों को निरूपित करता है, और वर्ग है जो नियोजित लोगों को। तो अब प्रश्न पे आ जाते हैं डायरेक्ट। हमें कौन चाहिए जो 30 वर्ष से कम आयु के हों, और आयत प्रेजेंट करता है 30 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को। 30 वर्ष से कम आयु के, तो आयत को देख लेते हैं, यानी कि इस डायग्राम के बाहर तो नहीं जाना। ये है 30 वर्ष से कम आयु के। अब इन नंबरों से आपका कोई लेना देना नहीं है जो आयत के बाहर है, क्योंकि हमें कहा 30 वर्ष से कम आयु के। इसके अंदर भी किससे मतलब है, 30 वर्ष से कम आयु की कितनी अविवाहित, पहले केवल अविवाहित को क्राइटेरिया को फिक्स करो कि ये अविवाहित के लिए जो हमारे पास डायग्राम है, विवाहित के लिए तो त्रिकोण है। तो अगर त्रिकोण विवाहित है तो त्रिकोण के बाहर वाले क्या होंगे, अविवाहित। कि त्रिकोण अगर विवाहित को प्रदर्शित करता है तो त्रिकोण के बाहर, तो ये दोनों नंबर हटा दें, क्योंकि हमें जो अविवाहित है उनकी काउंटिंग करनी है। और अविवाहित भी सबकी काउंटिंग नहीं करनी है इनकी। अविवाहित में भी क्या होनी चाहिए, महिला। महिला के लिए यहां पे डायग्राम कौन सा है, जो व्रत में आते हो। इन चारों नंबरों में से व्रत में कौन कौन से आते हैं, गोले में कौन कौन से आते हैं, 10 और 4। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक, कि अब आपको ये नंबर नहीं लेने। अब दो आगे, अब इन दोनों में से भी क्या लें, तो कहता है कि क्या हो, बेरोजगार का विलोम होता है नियोजित, यानी कि रोजगार में लगे हुए। और जो नियोजित लोग हैं वो किस आकृति में है, वर्ग में। इन दोनों में से वर्ग में कौन आता है, तो उसको तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो नियोजित है। आपको चुनना क्या था, बेरोजगार, तो इसको हटा दो क्योंकि ये तो नियोजित है यानी रोजगार में लगा हुआ। तो ये सारी चीजों को जब हमने क्लासिफाइड किया तो लास्ट में जाके कौन सा नंबर आया, 10। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत सारी शर्तों के साथ था। एक एक शर्त को क्लियर किया पहले हमने। सबसे पहले हमने कहा कि 30 वर्ष से कम आयु, तो 30 वर्ष से कम आयु के लिए जो डायग्राम था वो कौन सा डायग्राम था, आयत। तो हमने ये क्लासिफाइड किया था शुरू में कि भाई केवल इतने एरिया को देखना है। अब 30 वर्ष से कम आयु में भी किनको चाहिए था, अविवाहित को। त्रिकोण जो था वो तो विवाहित लोगों के लिए था, तो हमने कहा विवाहित तो चाहिए नहीं, तो इनको हटा दिया, हमें चाहिए था अविवाहित। अविवाहित हैं ये चारों। इन चारों में से भी फिर क्या चाहिए थी, महिलाएं। महिलाओं के लिए डायग्राम था व्रत यानी कि गोल आकृति, यानी कि इन चारों में से जो गोल में आते हो, हमने कहा ये दोनों गोल में आते हैं 10 और ये 4 ये गोल के अंदर हैं। फिर 4 को क्यों हटाया लास्ट में, क्योंकि उसने क्या कहा था कि महिलाओं में भी क्या चाहिए, जबकि 4 जो है वो आता है नियोजित में। क्यों, क्योंकि वर्ग जो आकृति है वो किन लोगों के लिए है, नियोजित के लिए। तो 4 नियोजित में आ गया तो हटा दिया, क्योंकि चाहिए थी बेरोजगार, तो लास्ट में जाकर के बचा केवल 10।
केवल हिंदी ही जानते हो? केवल शब्द कहा है तो बताओ इसका क्या उत्तर होगा? केवल हिंदी ही जानते हो, तो इसका राइट आंसर होगा 200। उत्तर विकल्प नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें केवल हिंदी जानने वाले 200 होंगे। और अगर केवल नहीं होता ना, यहां पे हिंदी जानने वालों की कुल संख्या कहता तो 200 के साथ साथ 75, 175 और 180 भी जोड़ दें, तो दोनों का फर्क अपने को पता होना चाहिए, केवल कहना और केवल नहीं कहना। इस प्रश्न में अब देखो, वहां से पैटर्न है, पहले ही सीधे यहां आ जाओ आप। वो शुरुआत के प्रश्न थे इसलिए बिल्कुल स्लो स्लो किया अपन ने। कितने विवाहित, तो देखो विवाहित के लिए डायग्राम यहां पर कौन सा है, तो विवाहित के लिए कौन सी आकृति है? आपको इससे बाहर तो देखना ही नहीं है। और विवाहित में भी आपको कौन से लोग नहीं चाहिए? कई बार तो कहता है ये चाहिए, कई बार कहता है केवल इनको हटा दो। तो विवाहित में से इंजीनियर को हटाने के बाद जो नंबर होंगे वो सिंगल हो तो सिंगल आंसर, और अगर डबल बचे तो दोनों को जोड़ के आंसर। विवाहित इंजीनियर ना हो तो इंजीनियर के लिए डायग्राम कौन सा है? आयत में जो नंबर आते हैं उनको हटा दो। आयत में जो डायग्राम में आते हैं वो 15 और 17 ये हटा दिए, यानी विवाहित में से इंजीनियर हटा दिए, तो अब हमारे पास 13 और 16 कितने बच गए? 29। कोई एक बचा होता तो सिंगल आंसर होता, डबल बचे हैं तो दोनों को जोड़ के देंगे, दोनों को जोड़ के देंगे तो आंसर कितना हो गया? 29। क्योंकि उसने तीनों पर शर्त नहीं बोली, केवल 2 पे बोली है। मॉर्निंग वॉकर चाहिए। मॉर्निंग वॉकर के लिए यहां पर डायग्राम में मॉर्निंग वॉकर किसको करता? आयत को। आयत से बाहर तो देखना ही नहीं है। अब इनमें से भी कैसे मॉर्निंग वॉकर चाहिए हमें? संगीत प्रेमी का मतलब कौन सा डायग्राम? व्रत में, यानी गोले में अगर आते हो तो ये दोनों ही आते हैं ना, इन दोनों से बाहर तो देखना नहीं। अब प्रश्न यही खत्म हो जाता तो जोड़ के आंसर था, मगर एक तीसरी शर्त और है, इंजीनियर ना हो। इंजीनियर के लिए डायग्राम कौन सा था यहाँ पे? षटभुज, जिसकी 6 भुजा होती है। तो ये वाले डायग्राम में जो नंबर आता है उसको हटाना है, क्योंकि इंजीनियर को मना कर दिया। तो 41 हट गया, तो आंसर क्या रह गया? 35। जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, कि तमिल भी और तेलुगु भी, उनकी संख्या कितनी है? तो देखो जल्दबाजी में तो आंसर तमिल और तेलुगु का होता है 9 स्टूडेंट का, मगर 9 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहां पर स्टूडेंट रुकेगा, नहीं तो कई जने तो फटाफट इसका आंसर ये देते हैं 9, जबकि तमिल और तेलुगु भाषा इन 9 को ही नहीं, इन 12 को भी आती है। टोटल तमिल और तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं वो 12 और 9 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ये वाला प्रश्न बहुत जनों का गलत होता है वैसे, जिसमें 2 लोगों के लिए पूछा जाए तो कई स्टूडेंट बिल्कुल सीरियसली 2 का ही लेते हैं, जबकि इन दोनों का तभी लेना है जब वो ये कहते हैं। जब वो केवल कह दे तब आपका आंसर 9 सही होगा, कि केवल यही दोनों होने चाहिए, मतलब वो तीसरे के लिए मना कर रहा है। मगर अभी की स्थिति में 21 होगा। कौन सा कथन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट है? 6, 7, 8 सभी आकृतियों में है। 6 सब आकृतियों में नहीं है, क्योंकि 6 आयत में नहीं है। 1, 5, 9 सभी में है, 1 आयत में नहीं है। सभी में कैसे होगा? 1 सभी आकृतियों में नहीं होगा। 1, 2, 6 त्रिभुज में है क्या? क्या ये तीनों नंबर त्रिभुज के अंदर हैं क्या? तो 1, 2 और 6 त्रिभुज में है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर प्रश्न में यह कहता है कि जो भाषाएं जानते हैं, सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से अनुपात क्या है? कंपैरिजन कराया गया, जैसे कि आज के पेपर में कंपैरिजन था और अंतर पूछा था उसमें, वैसे इसमें अनुपात पूछा है। तो सभी भाषाएं जानने वाले,
बताओ सभी भाषाएं जानने वाले इसके अंदर कितने हैं? 100 हैं, क्योंकि सभी भाषाएं जानने वाले यहां प्रदर्शित हो रहे हैं। ये है 100। अनुपात किससे निकालना है? फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से। फ्रेंच ना जानने वाले कहां पे होंगे? फ्रेंच वाले गोले के बाहर जो भी हैं वो सब फ्रेंच ना जानने वाले हैं, और फ्रेंच जानने वाले तो इस गोले के अंदर हैं। ये तो हैं फ्रेंच जानने वाले, और फ्रेंच ना जानने वाले ये तीनों हुए फिर। तो अगर 80 और 170 जोड़े तो 250, 250 में अगर 200 जोड़े तो 450। अगर इनका अनुपात बनाए, काटें अगर इनको अपन, अगर इनका अनुपात बनाए, इनको काटे अपन, तो 5 से अब दोनों कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब ऐसा अगर उत्तर विकल्प देखते हैं 2:9 का, 2/9 का, तो कौन से उत्तर विकल्प में मिलता है? फर्स्ट में। कि यहां पर दो प्रश्न एक साथ हो सकते हैं, कि एक तो ये पूछ लिया तीनों वाला, एक इसमें अन्य किसी को पूछ लिया, दो वाले को, या फिर किसी एक को हटा करके और फिर उनका अनुपात या उनका अंतर इस तरीके से पूछ लें। यहां पर अलग अलग तरह के पेय दिए हुए हैं, पीने के पदार्थ दिए हुए हैं, जो चाय, कॉफी और दूध के अलावा गर्म व ठंडे पेय पीते हो। तीनों को हटा देना है। चाय को हटाते हैं पहले। चाय के लिए कहां पर है? ये गोला है, ये हटाने हैं सारे। चाय के अंदर वाले सारे हटा दिए। कॉफी और दूध के भी अलावा, कॉफी का कहां पे है? तो कॉफी के लिए ये रहा। इसमें जो आते हो उनको भी हटा दो। हटा दिए कॉफी वाले, ये भी हटेगा, ये भी कॉफी के अंदर है। और हटाना है दूध के भी अलावा। दूध के लिए है तो दूध के अंदर आ रहा है 30, इसको भी हटा दो। इन तीनों को हटाने के बाद ठंडे पेय में जो दिख रहा हो या फिर गर्म पेय में दिख रहा हो, उनका टोटल बताना होगा, उन लोगों की कुल संख्या बतानी है। तो उन लोगों की कुल संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं ऐसे जिनके अंदर डायग्राम ना हो करके केवल डेटाबेस होता है, कि 3 तरह के जैसे लोगों के लिए डायग्राम के अंदर संख्या बताई जाती थी, वो संख्या बताने की जगह अगर यहां पर डायग्राम के बिना अगर संख्याएं लिखी हो, तो आप ऐसे सेट करेंगे इसको कि एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और अंग्रेजी के अलावा यहां एक विषय और है जो गणित को भी बताता है, और इन दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 24 हैं। तो देखो अपन एक काम करते हैं, 2 का डेटा है, दोनों के मिक्स वाले को कहां लिखें? तो देखो दोनों के मिक्स वाले को हमें लिखना चाहिए यहां पे। एक गोले में हम प्रदर्शित करेंगे अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, और दूसरे में प्रदर्शित करेंगे गणित में अनुत्तीर्ण। अंग्रेजी और गणित दोनों में जो अनुत्तीर्ण है वो कितने हैं? वो यहां लिख दिया अपन ने। और ये कहता है कि अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हुए वो कितने हैं? 52। अब देखो 62, हाँ ऊपर वाला नंबर इसका था अंग्रेजी का, 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52 गणित में। चलो तो 62 टोटल हमें चाहिए अंग्रेजी का, तो मैं 62 में से 24 घटा देता हूं। 62 में से 24 घटा देते हैं तो यहां पे लिखना पड़ेगा 38। अब हो गए अंग्रेजी के अंदर कुल अनुत्तीर्ण 62। भाई यहां 62 लिखूंगा मैं, तो फिर कुल जो है वो 62 में 24 जोड़ करके तो नंबर ही लगा जाएगा। तो ऐसे करना है इसको। ऐसे गणित के अंदर कहा गया है कि गणित में कितने लोग हैं? 52। 52 अगर गणित में कुल है ना, तो इन दोनों को मिलाकर के 52 होना चाहिए। यानी 52 में से 24 घटा दें तो कितने हो गए? 28। ये डायग्राम बनाने का फायदा यह है कि अब अगर वो ये पूछ लेता प्रश्न कि भाई गणित में तो 52 लोग अनुत्तीर्ण हैं, मगर केवल गणित में अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो 28 हो जाता। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया कि 130 विद्यार्थियों में से अंतिम रूप से बताओ उत्तीर्ण कितने हुए हैं, क्योंकि ये तो अनुत्तीर्ण है। तो अगर 130 में से ये अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण कितने हैं? तो अनुत्तीर्ण को अगर कुल में से घटा दोगे तो उत्तीर्ण बचेंगे। जैसे ये टोटल आपको पता है 62 है, 62 में बस ये 28 जोड़ दो तो आपको अनुत्तीर्ण की कुल संख्या आ जाएगी। ये 62 है, 28 जोड़ दें
62 में अगर 28 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। और अगर 90 लोग अनुत्तीर्ण हैं तो ये घटा दो 130 जो कुल विद्यार्थी उनमें से हैं। और 130 में से अगर अनुत्तीर्ण वाले घटा देंगे तो अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 40। इस तरीके से डेटाबेस के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। रेगुलर जो प्रश्न है एग्जाम के पिछले 4 साल में आप देखोगे वो मिलेंगे इससे पहले जो मैंने कराए थे डायग्राम वाले पैटर्न के। 100 व्यक्तियों की जानकारी इस बार। 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं। देखो पिछली वाली लाइन में तो कहा गया था बिना केवल के, इस बार केवल के कह रहा है तो कुछ फर्क आएगा। कॉफी, चाय और दूध 3 चीज है। तीन चीज है ये। इसमें 35 केवल कॉफी, अगर ये मान लीजिए कॉफी के लिए है ये वाला डायग्राम, तो इस बार 35 इन सब का टोटल नहीं है, इस बार साइड वाला केवल ये वाला ये प्रदर्शित करेगा केवल कॉफी को, जबकि ये प्रदर्शित करेगा कॉफी के साथ यहां जो भी नाम लिखेंगे, जैसे चाय लिख देते हैं इधर अपन और नीचे वाले को दूध लिख देते हैं। अब और भी अगर भरें तो वो कहता है कि 40 केवल चाय पसंद करते हैं। ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि 40 अगर केवल चाय है तो यहां लिखना पड़ेगा, और 10 केवल दूध। और अब वो जगह बताता हूं जहां पे आप गलती करोगे अधिकतर। 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ये आप में से अधिकतर गलत बनाएंगे। इसमें ऊपर वाले में आप यहां लिखोगे जबकि ये गलत है। ये 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो आपने इससे पहले 2-3 प्रश्न किए थे कि जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, तो आपने ये नहीं था केवल नो को आंसर बोला, हो नो के साथ 12 भी जोड़ा था। हाँ, अगर केवल कह देता कि केवल चाय और कॉफी ही पसंद करते हैं तब ये ठीक था, मगर उसने बिना केवल के कहा है ना, तो आपके ये वाली जगह है जो कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वालों को प्रदर्शित करती है। तो ये जो संख्या है ये 15 है। ये इसका कंप्लीट सही डायग्राम है कि इन दोनों को मिलाकर के 15 है ये, क्योंकि इससे पहले जो 2-3 प्रश्न किए उनके भी आंसर ऐसे ही दिए थे हमने। अब यहां पर ये डायग्राम अगर बन गया तो अब इस पर जो क्वेश्चन है, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, तो वैसे भी कुल 100 में से निकालना था तो प्रतिशत तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। यहां केवल चाय वाला कहा था ना वहां पे, तो केवल चाय वाले हो जाएंगे 40, या कुल चाय वाले कहा था, एक बार दोबारा पढ़ लेने देंगे। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले, केवल चाय नहीं कहा, तो चाय पसंद करने वाले तो टोटल देखना पड़ेगा। टोटल चाय वाले में 40 भी और 15 भी, यानी कि कितने हो गए 55, और 100 में से अगर 55 है तो 55% हो गया वो, तो उसका आंसर हो गया 55%। केवल दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, तो केवल दूध पसंद करने वाले 10 थे और चाय पसंद करने वाले कितने निकाले अभी अपन ने, इनका अगर अनुपात निकालना है तो 5 से दोनों काट देंगे, और 5 से जब दोनों काट देंगे तो बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 11 का, 5 दूनी 10, और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 11 बार, जिसका सही आंसर हो गया ये वाला। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले जो कि 15 हैं, केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, केवल कॉफी वाले कितने आए थे देखें, केवल कॉफी वाले हैं 35 और दोनों पसंद करने वाले हैं 15, तो ये तो हो गए 15 और ये हो गए 35, इनको 5 से काटेंगे तो 3:8 वाला सही हो रहा होगा। ये तो हो गया 5 या 15, और ये नहीं 3:7, 5 7 35, तो 5 से अगर दोनों कट गए तो 3:7, यानी कि आंसर चले जाएगा इसमें 3 नंबर का। इसके बाद में इसी तरह के क्वेश्चन पर एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके जो 170 ग्राहक हैं उनमें से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं 115, द हिंदू पढ़ते हैं 110, और तीसरा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको पढ़ते हैं 130। 3 है, तो देखो इसका डायग्राम। अब आपको जगह पता होनी चाहिए किसको कहां कहां भरना है। तीनों का कॉमन यहां आएगा, दोनों का कॉमन यहां आएगा, केवल एक ही अखबार पढ़ते हुए यहां आएगा।
बताओ ये चीज सबके क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो अब इसको बनाते हैं। देखो, सबसे पहले भरते हैं तीनों के कॉमन को, क्योंकि यहां पर जो फिर बचेगा लास्ट नंबर वो यहां आएगा। तो देखो, तीनों का कॉमन कहीं पर यहां पे 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं ये दिया है, तो आप 70 लिखेंगे यहां पे। अब दोनों वाला लेंगे। दोनों वाले में बहुत स्टूडेंट गलतियां करते हैं, मगर आप मत करना। 85 लोग इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अब मान लो आपका ये इंडियन एक्सप्रेस है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। अब इन दोनों अखबारों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी बताइए? 85। यहां 85 मत लिखना, क्योंकि हम गलती यही करते हैं कि 85 का 85 लिख दे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले प्रश्न में भी मैंने कहा था चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो उसका एरिया केवल ये नहीं है, उसका एरिया है ये वाला दोनों। तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, या इससे पहले भी और कई एग्जाम्पल में इस चीज को मैंने क्लियर किया है। 85 लोग यदि दोनों तरह के अखबार पढ़ते हैं, तो ये 70 में भी ऐसे लोग हैं जो ये दोनों तरह के अखबार पढ़ सकते हैं। तो आपको यहां पे 70 और 85 का अंतर लिखना पड़ेगा 15। अब आपके हो गया 85, क्योंकि जब आंसर हम दोनों को जोड़ के देते हैं तो समझना भी दोनों को जोड़ के पड़ेगा। ऐसे ही एक अखबार क्या था, द हिंदू। अब इसमें 75 लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं 75, तो यहां कितना लिख दें? 5। ऐसे ही 95 लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 95 अगर लिखना है तो 95 की जगह कितना लिख दें? 25। क्योंकि अगर आप यहां 95, 85, 75 लिखोगे ना, तो ग्राहक तो यहां पे 170 है, आपके पास इन सब नंबरों का जो टोटल होगा वो 400 से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि ग्राहक तो 170 ही थे जिनको आपको यहां डिवाइड करके लिखना था, तो वो 170 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो वो होगा भी नहीं। अब नहीं होगा इस तरीके से करने पर। अब यहां पर सिंगल सिंगल पढ़ें तो इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ते हैं वो कितने लोग पढ़ते हैं? अगर इंडियन एक्सप्रेस जो है वो 115 पढ़ते हैं, तो केवल इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते हैं? 115 में से इन सबको घटा दें, तो 70 और 15 85 और 5 90 हो गया। 90 के बाद 115 का जो गैप है वो 25 बचा, ये 25 आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें आ गया कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले तो 115 थे, मगर ऐसे कितने लोग हैं जो केवल यही अखबार पढ़ते हैं, तो केवल यही इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने होंगे? फिर 25 होंगे। अगर यही हम निकालते हैं हिंदू वाला कि द हिंदू 110 लोग पढ़ते हैं, मगर केवल द हिंदू पढ़ते हो बस, तो 70 और 5 75 और 25 100 हो गया। 110 करना है तो यहां कितना लिखेंगे? 10। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो टोटल है वो कितना है? 130। यहां पे टोटल कितना आ चुका है? तो देखो 70 और 25 95 हो गया। 95 में 15 110। 110 से 130 का अंतर कितना हो गया? 20। ये कंप्लीट फिल कर लिया। तो फिर इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए थे ना कि भाई क्वेश्चन तो बड़ा ही है, मगर उस टाइम पर क्वेश्चन भी 3-3 आए थे। फिर कि अगर एक बार बनाने में टाइम लग भी रहा है इसमें, तो फिर एक साथ क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से सोल्व होंगे। केवल द हिंदू पढ़ने वाले, अब बड़ी आसानी से बता सकते हो, केवल द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं? फटाफट आंसर आ गया। ऐसे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो पर द हिंदू नहीं पढ़ते हो? इन दोनों का कॉमन लेना है, टाइम्स ऑफ इंडिया का और इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ऐसे लोग हैं 15, क्योंकि उसने द हिंदू को मना कर दिया कि मगर द हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए, तो वो लोग 15 हुए। कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? तो केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले, ये इंडियन एक्सप्रेस में केवल इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हो गए? 25 हो गए। अब इस तरह का जो सबसे टफ क्वेश्चन आज तक पूछा गया हो वो देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लगातार एक शिफ्ट में आए थे। एनटीपीसी के जो पेपर हुए थे 2016 वाले, उसमें विशेष रूप से वेनारे के सबसे टफ क्वेश्चनों को पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आरएस के 2024
24 नहीं शायद 23 का पेपर था, उसमें मिलेगा। जैसा क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं मैं कि क्या होता है कि वेनारिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तीनों के कॉमन को लेते हैं, या जिसमें दो हो तो दोनों के कॉमन को लेते हैं, फिर बचे हुए को केवल के रूप में लिख देते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के 25 लिखे थे। मगर तीनों का कॉमन दे ही नहीं अगर, तो वो कोई और शर्त दे सकता है, मगर जैसे शर्तें अलग देगा। और आपने ऐसा क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंटों का किया हुआ होता ही नहीं है, तो इनको कहते हैं एग्जाम में टाइम टेकिंग क्वेश्चन। हम कहते हैं ना कि 25 में से 24 करके आ गए, फिर भी रीजनिंग में सबसे हाईएस्ट करके हम ही आए। वो तब होता है जब अचानक ऐसा क्वेश्चन सामने आता है, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है वहां। मगर ये टाइम टेकिंग नहीं, ये क्वेश्चन तो अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ही अपने आप में जीत है। और सॉल्व कहां करने पे जीत है? घर पे करने पे। आप कहोगे सर घर पे करने का क्या फायदा है, एग्जाम में करके आएंगे तो फायदा है। एग्जाम में मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन में सोच विचार करके बार बार 3 बार पढ़ के अगर 3-4 मिनट में एक क्वेश्चन को कर भी आए, और फिर आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए टाइम कम होने से, तो आपका क्या फायदा हुआ? इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। क्या हमें यह पता हो जिस दिन आप 25 क्वेश्चन का पूरा पेपर लगा करके 20 मिनट लगाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में पूरे क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। अभी तो आपको इन चीजों का पता नहीं होता जब तक आप करते नहीं हो टाइम लगा के। जिस दिन टाइम लगा के करते हो तब आपको पता होता है पूरे क्वेश्चन करने वाला हाईएस्ट मार्क्स नहीं लाता। जो एक अच्छा 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ देता है वो हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है। केवल रीजनिंग का ही तो पेपर नहीं है कि भाई ठीक है रीजनिंग रीजनिंग करते रहेंगे चाहे पूरे 25 करने में, चाहे हमें 40 मिनट 50 मिनट हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन की कि इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया, एग्जाम में जो आता था वो तो पढ़ लिया सारा हमने। अब तो मैं आपको वो एंटी क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे, और ये आपको मिलेंगे जाकर के एनटीपीसी 2016 में। आरएस का 2023 वाला पेपर था, उसमें आया था एक ऐसा। चलो 3 वर्ग है, ये 3 गोले बनाए। 3 गोले बनाने के बाद एक वर्ग ए लिख देते हैं, एक बी लिख देते हैं, एक सी लिख देते हैं। यहां पर ए का, बी का, सी का सिंगल सिंगल लिखा हुआ है कि टोटल जो ए में उत्तीर्ण हुए हैं वो टोटल कितना आना चाहिए? 33। यानी कि इन चारों का टोटल होना चाहिए 33। अगर इन तीनों का पता लग गया तो फिर इसका तो पता लग ही जाएगा। 33 में से घटा के इन तीनों को घटा देंगे जैसे पिछले प्रश्न में किया। अब तीनों का कॉमन सबसे पहले चाहिए होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, मगर जैसा मैंने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि तीनों का कॉमन नहीं मिला, और वो इस क्वेश्चन में था। यहां पर तीनों का कॉमन नहीं है, केवल 2-2 का कॉमन है। जैसे कि आप इन दोनों का कॉमन ले सकते हैं, आप 9 है ए का और बी का। अगर ए और बी का 9 है तो इसका क्या अर्थ होता है? आपको ये अर्थ मैं चौथी बार समझा रहा हूं अब मैं, कि ए और बी का जो कॉमन है वो ये एरिया है। अब तो ये बातें क्लियर हो रही होगी आपके। ए और बी का कॉमन एरिया यही नहीं है, इस सहित होता है। ऐसे ही 9 विद्यार्थी अगर बी और सी में हैं, 10 है क्या? अच्छा इसमें यहां से स्टार्ट है, ठीक है 10 कर देते हैं इसको। ये 10 है, और फिर 9 किसका है? 9 विद्यार्थी वर्ग बी और सी में है, तो बी और सी का जो है ये 9 ले लेते हैं। और उसके बाद 8 विद्यार्थी ए वर्ग, ए और सी में, ए में और सी में 8 ले लेते हैं। ये हो गया ए और सी का कॉमन 8। अब यहां पर इसके बाद ये भी कहता है, एक शर्त अलग से दी गई है इसमें जो सामान्यतः प्रश्नों में आती नहीं है। ये शर्त इसलिए दी गई जिससे कि इस डेटा को जो है समझने की जगह फिल भी कर पाए, क्योंकि अभी तक फिल नहीं किया हमने, तो उसकी एक शर्त है इसको भरवाने के लिए। और इसका हिंट, शर्त यह है केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है ना, वो सब में समान है। केवल एक ही वर्ग वाले कहां पे हैं? जैसे केवल ए वाले यहां पे हैं, केवल बी, केवल सी। एक ही वर्ग में केवल उत्तीर्ण होने वालों की जो संख्या है वो एक जैसी है सब में। और ये संख्या प्रत्येक वर्ग में कितनी है ये इसने बता दिया सीधे। ऐसे तो हम निकालते थे और प्रश्नों में, यहां डायरेक्ट दे दिया। तो यहां डायरेक्ट दे दिया, तो ये 21, ये 21, ये 21। अब ये 21 दे दिया तो हमें इसके साथ साथ इन दोनों का टोटल भी पता है। या इसको ऐसे कर लो आप कि इन दोनों का टोटल आपको पता है 8। और जब 4 में से
3 का पता है, तो बचा हुआ 1 तो हमने पिछले प्रश्न में भी निकाल लिया था, घटा के, और इसमें भी निकाल लेंगे। जैसे आप ये कहते हो कि भाई इन दोनों का टोटल है 9 और इसका है 21, तो 21 और 9 मिलकर के कितना हो गया? 30। और सी का पूरा जो टोटल है वो कितना है देखें, 32 है। अब समझना बात देखो, ये टोटल 32 है, 32 में से इन तीनों का जो टोटल है वो 30 है, तो बचा हुआ ये कितना होगा? आ गई बात समझ में? जैसे पिछले प्रश्न में किया था, वहां हमने केवल वालों को निकाला था, या उसने केवल वाला दे दिया हमें। अब यदि ये वाला टोटल 8 है, तो 8 में अगर 2 तो यहां पे है, तो यहां पे कितना होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है कि सबके? और अगर ये वाला टोटल 9 है, तो यहां कितना हो जाएगा? 3। और अगर ये वाला टोटल 10 है, तो यहां कितना बचेगा? 4। इस तरीके से जितने भी नंबर थे वो सारे फिल हो गए, जबकि इसने हमें तीनों का कॉमन दिया नहीं था फिर भी। मगर इसने इस बार एक शर्त नहीं दी कि जो केवल एक ही वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले हैं उनकी संख्या सभी में समान है, 21। ये बनाने के बाद में अब जो क्वेश्चन इस पर थे, कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में उत्तीर्ण है, ये तो बल्कि पूछ लिया इसने कि सभी वर्गों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, तो वो है 6। और इसके बाद कितने विद्यार्थी तीनों वर्गों में से केवल एक ही में उत्तीर्ण हुए, कि 3 तरह के वर्ग थे मगर उनमें से उनकी संख्या चाहिए जो केवल एक ही वर्गों में उत्तीर्ण हुए हैं। और केवल एक ही वर्गों में उत्तीर्ण होने वाले हैं ये 21, 21 और 21। ये केवल एक ही वर्ग में उत्तीर्ण है, ये 21 भी, ये 21 भी और ये 21 भी। और तीनों अक्कर 21 को जोड़ दें तो आंसर कितना हो जाएगा? 63। ये है जो केवल एक ही वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है। इसके बाद एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, चाहे एक वर्ग में उत्तीर्ण हुए हों जिनकी संख्या 63 दी, या फिर ये कहता है जो एक से अधिक वर्ग में भी उत्तीर्ण हुए उनको भी इसमें मिला लो, तो एक से अधिक वालों में कौन कौन आएंगे? 2 वाले भी आएंगे, और जो 3 वाला था ना 6, वो भी आएगा। इन सबको जोड़ देना, कुल मिला के सारे जोड़ दो तो जो नंबर आएगा, और उनका जो है अनुपात बनाना है किससे? जो केवल ए में उत्तीर्ण हुए। केवल ए में उत्तीर्ण जो हुए हैं वो है, केवल ए में उत्तीर्ण होने वाले कितने होंगे? 21 होंगे। और एक बात थी कि जो एक वर्ग में या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण हुए, तो एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कितने निकाले थे? 63 निकाले थे। एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले 21 का 3 गुना 63 थे। अब इन्हीं में वो भी जोड़ना था जो एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण हुए। एक से अधिक वर्गों में 4 भी है, क्योंकि ये 2 में है, ये 3 भी है, ये 2 भी है और ये 6 भी है। इन सबको भी जोड़ दो। 6 4 10, 3 13 और 2 15, तो ये संख्या आपके आ जाएगी 63 में 15 जोड़ के 78। और उसका अनुपात केवल ए वाले यानी कि 21 से निकालना है, तो 78 और 21 को अनुपात में बांटते हैं और वही रहेगा, क्योंकि कट तो रानी है। तो एक या एक से अधिक वाले तो हैं 78 और केवल ए वाले हैं 21, कटेगा है नहीं, तो ये का ये आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये किताबों में मिलेंगे नहीं। ये है एंटिक क्वेश्चन। जैसे आप भी कई बार कहते हो ना कि बहुत सारे पेपर जो घर पे जाके प्रैक्टिस करता हूं, तो वो ये कहता सर एक बार तो मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देख लिया था। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपने एक बार देखा था और फिर आपके सिलेक्शन तक नहीं आता, कि ये वो कमजोर क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाते। मगर इसके अलावा इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़े ये सिलेक्शन को रोक जाते हैं अगर इनमें आप गलती करते हो तो। क्योंकि एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन तो आपके ये आते हैं। पिछले 3 साल के पेपर में आप ढूंढेंगे तो वेनारिक चैप्टर के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो ऐसे वाले मिलेंगे कि डायग्राम दिया और डायग्राम में किसी विशेष तरह के लोगों को यहां पे पूछा गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ढूंढोगे पिछले 3 महीने के अंदर मिल जाएगा आपको। ये रेगुलर आने वाला पैटर्न है। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं बन, बाकी फिर करते हैं सोमवार की क्लास में।